ये मुद्दा सिर्फ 4 लोगों का नहीं है, ये मुद्दा 400 लोगों का है। ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? कौन कौन सी परीक्षाएं और हैं? लेकिन वहाँ पे हम लोगों के साथ जो दिल्ली पुलिस ने किया, वो कह सकती हूँ मैं कि अच्छा नहीं किया। उसके बाद हमने कहा कि रॉन्ग क्वेश्चन एसएससी देती है। बच्चों को पीटा गया है, बच्चों को लॉक करके रखा गया है। तो आप लोग आंदोलन को भड़का रहे हैं, छात्रों को भड़का रहे हैं, उन्हें आक्रोशित करने का काम। छात्रों को तो इंक्लूड ही नहीं किया हमने। छात्र खुद ही बैठ के जाके जंतर मंतर। मैं खड़ी थी ओके। और अचानक पुलिस गाड़ी आकर रुकी। मैंने देख लिया गाड़ी रुकी है। हाँ। पुलिस फोर्स आई और सबसे पहले ऐसे धक्का मारी। वो उतरते साथ ताड़ से उसको मारा। टीचरों को जब पीटा गया, भगदड़ मची। हाँ। तो चारों तरफ से रस्सी बांध लिया गया था। रस्सी भी लगी हुई थी और टीचर भाग भी नहीं पाए। 2 बसें लगी थी, दोनों में 2 मिनट के अंदर सारे अंदर थे। पता नहीं था पुजारी कहता है यार चप्पल मैंने कैसे घुस गया। धक्का मारा गया, थप्पड़ मारा गया, धाड़ से जो मारा ना, मैं तो डर गई। हुआ क्या, अगर हमें कुछ होगा तो वो बवाल कर देंगे। ये तो हुआ। है। और हम लोग सिर्फ इसीलिए आए थे टीचर्स कि बच्चे आंदोलन में ना आए। अवध ओझा सर के आने से क्या ये आंदोलन, ये आवाज कहीं कोई पॉलिटिकल रुख तो नहीं ले लेगी? आपके पास ऐसे होने चाहिए वेंडर्स जिनके पास करोड़ों के प्रॉपर्टीज हो। अगर संसद में ये मुद्दा उठ जाए, हाँ, तो फिर अंधा क्या मांगे दो आंखें। ये काम राहुल गांधी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो विपक्ष में है। जो सत्ता में है उन्होंने सारे मुद्दे इमीडिएटली निपटा दिए। मेंटल प्रेशर इतना है कि ना पढ़ पा रहे हैं और ना ही कुछ कर पा रहे हैं। घर की प्रॉब्लम कम थी, ये एक और नई प्रॉब्लम। ये बच्चा हम पैदा थोड़ी किए हैं कि उनका चलना सिखाने का भी हमारी जिम्मेदारी है। खान सर, अवध ओझा सर, विकास दिव्य कीर्ति सर अब तक इस आंदोलन पर क्यों नहीं आए हैं? देश जानना चाहता है नीतू मैडम के साथ क्या उनके छात्र जीवन में ऐसा हुआ। पहले जब एग्जाम देने के लिए हम जाते थे तो ये टेंशन होती थी कि क्या हम एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, हर सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। लेकिन अब भाई साहब टेंशन ये होती है कि क्या सही सलामत लोकेशन तक पहुंच पाएंगे, क्या माउस सही होगा, सिस्टम सही होगा, हमारा एडमिट कार्ड सही वक्त पे आ जाएगा, क्या एक दिन पहले ही सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही माहौल बना है। देश के वो संस्थान जिन पर करोड़ों नौजवानों को विश्वास होता है कि हम इन संस्थानों से के जरिए जो है एग्जाम देकर आगे बढ़ेंगे और उसी सिस्टम का पार्ट बनेंगे जिस सिस्टम में आज जितनी गड़बड़ियां पाई गई हैं। सवाल उठे हैं, जी हाँ, एसएससी पर सवाल उठे हैं। लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य जिसे तय करना था, आज वहां पर बड़ा सा प्रश्न चिन्ह आकर खड़ा हो गया है। करोड़ों युवाओं के सवाल सोशल मीडिया से लेकर राजधानी दिल्ली की सड़कों तक। और उसी बीच आज हम आपको मिलवाएंगे उस शख्स से जो पुलिस के आगे खड़ी रही, सवाल किए तो बहस हुई और बहस इतनी बड़ी कि उन्हें बसों में ठूस दिया जाता है अचानक से। उसके बाद 3 से 4 घंटे किसी को यह नहीं पता था कि वो कहाँ गए। बाद में उन्होंने बताया सामने आकर उनके साथ क्या हुआ। हमारे साथ आज हैं नीतू मैम। नीतू मैम, इंग्लिश के नाम से जाना जाता है, बच्चों की फेवरेट हैं आप, और इंग्लिश की जब बात आती है तो फिर नीतू मैम। थैंक यू सो मच। नवभारत टाइम्स आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। थैंक यू। और सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि क्या भर्तियां जो शुरू करते हैं अब उनके लिए भर्ती होनी चाहिए कि भाई कैसे एग्जाम करवाना है ताकि अच्छे सकुशल तरीके से एग्जाम हो जाए? देखिए, ये जो प्रॉब्लम आया है इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स का और ये सेंटर्स एलोकेशन का, ये जब ये वेंडर चेंज हुआ है टीसीएस से एडिक्विटी, तब ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप प्रॉपर सेंटर तक पहुंच पाए और एग्ज़ाम में 1 घंटे आपका माउस, सर्वर और आपका स्क्रीन ठीक से चल पाए। बस ये सबसे मेन चीज़ है जिसकी चिंता आज बच्चों को सता रही है। अब वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई क्वेश्चंस कैसे आएंगे और हम प्रॉपर तरीके से टाइम से पेपर ख़त्म कर पाएंगे कि नहीं। अब उनको इस बात का टेंशन होता है कि कहीं बीच में हमारा स्क्रीन ब्लैंक ना हो जाए, हमारा माउस कहीं ना रुक जाए, तो हम सेंटर तक पहुंच ना पाए। ये प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो इसको लेकर हम लोग थोड़े परेशान थे क्योंकि बच्चों की जो परेशानी होती है उससे हमें परेशानी होती है। जैसे घर में माँ बाप होते हैं वैसे हम लोग हैं। तो जब इनकी परेशानी बढ़ी तो हम टीचर्स ने सोचा कि ये जो बच्चे व्याकुल हो रहे हैं, इन लोगों को धरना प्रदर्शन नहीं देना चाहिए क्योंकि ये आंदोलनकारी नहीं है। इनके प्रॉब्लम्स को हम रिप्रेजेंट करें और पूरे देश भर से टीचर्स आए यहाँ पे और हम लोग आगे बढ़े कि हम लोग अपनी मांग, सिर्फ 4 टीचर ही जाएंगे, बाकी सब, मतलब एक होता है ना कि आप सब सहयोग कर रहे हैं, साथ हैं, आप सभी साथ हैं।
ये मुद्दा सिर्फ 4 लोगों का नहीं है, ये मुद्दा 400 लोगों का है, और ये 400 टीचर्स जो है वो 4 करोड़ बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम ये सोच के आगे बढ़े थे। तो हमें ये था कि शायद हमें इस दबाव से मुलाकात का समय मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे हम लोगों के साथ जो दिल्ली पुलिस ने किया, वो कह सकती हूँ मैं कि अच्छा नहीं किया। वो पूरे देश ने देखा भी सही, और यही नहीं, आरोप ये भी लगे कि टीचर्स इस मुद्दे को भड़का रहे हैं, बच्चों को आक्रोशित कर रहे हैं। इस पर हम वापस आएंगे, लेकिन अभी हाल ही में आज मैम जो हैं DOPT वापस गई थी सुबह से ही, और 1-2 दफ़ा वहाँ मुलाकातें हुई हैं। किन से मुलाकातें हुई हैं, आज क्या हुआ है, क्या DOPT मिनिस्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात हुई, कश्मीर से जो आते हैं, इन सारे सवालों के जवाब में। देखिए, हम लोग सुबह 12 बजे की मीटिंग की टाइम थी, ठीक है, मैं 10 बजे निकल गई थी, लेकिन वहाँ पे क्योंकि एकदम बहुत ही ऐसा एरिया है जो बहुत VIP एरिया है, तो काफ़ी घुमा दिया गया। बड़ी मुश्किल से तो फिर जिनसे हमारी बातचीत चल रही थी, उन्होंने प्रॉपर बताया कि यहाँ आना है, और उन्होंने फिर वहाँ पे जो गार्ड्स बैठे रहते हैं रास्ते में, दिल्ली पुलिस के जो रहते हैं, तो उनको उन्होंने बताया कि आपको इधर भेजोगे। तो हम लोग वहाँ पहुँच के मैं टाइम से पहुँच गई थी। बाकी सब 3 टीचर्स को ही परमिशन मिला था, लेकिन बाद में अल्टीमेटली हम लोगों ने कहा था कि नहीं, अभिनय सर को भी जोड़ना ज़रूरी है। अच्छा, तो ये 4 टीचर, तो हम लोग 4 टीचर थे, आभास सैनी, मैं, राकेश यादव और अभिनय शर्मा। तो हम लोग वहाँ जब गए तो हम लोग की मुलाकात मंत्री जी के जो बिल्कुल निजी तरीके से जो उनके स्टाफ है, अपने एकदम इनका जो पर्सनल स्टाफ में आता है, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने सीधा स्ट्रेट कहा कि देखिए, हम स्टेटमेंट मीडिया में नहीं दे सकते। अच्छा। और आप भी हमारा मीडिया में कोई ज़रूरी नहीं है को बताने कि किससे मुलाकात हुई, क्या क्या बातें हुई है। तो इनफैक्ट हम लोगों ने तुरंत कह दिया उनको रोक के कि सर, हम लोग बोल के आए हैं कि हम लोग DOPT जा रहे हैं, तो हमें ये बताना ही पड़ेगा बच्चों को कि हम लोग DOPT से मिल के आए हैं, तो जो बातें हुई वो बताना ज़रूरी है। हमने अपनी सारी समस्याएँ SSC की और रेलवे की प्रॉपर तरीके से उनके सामने रख दिया। तो उन्होंने कहा कि आपकी समस्याएं हम सुन लिए, अब मैं मंत्री जी को बताऊंगा। और फिर मैं उठी कि सर, मैं आपको चाहती हूँ मैं समराइज़ कर दूँ। उन्होंने कहा कि आपने जो बोल दिया ना, वो मेरे दिमाग में बिल्कुल फिट हो गया है कंप्यूटर की तरह। अब आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 4-5 दिन के बाद हम फिर बुलाएंगे, उस समय अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मंत्री जी से आपकी मुलाकात करवा देंगे, नहीं तो अभी ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हम डिस्कस करके आपको सोल्यूशन बता देंगे। हम लोग निकल आए, आधे घंटे के बाद खबर आई कि वापस आओ। ये समय 3 बजे के आसपास करा, ये करीबन हम जब निकले हैं तो 1:30-2 बज रहा होगा। अच्छा, आप वहाँ से निकल आए? ठीक है। हम आधे रास्ते आ चुके थे, तो हाँ 2 बज रहा था लगभग। तो उन्होंने कहा वापस आओ। तो फिर आधे रास्ते से हम वापस गए हैं। तो जब वापस गए हैं तो हमें थोड़ी देर बाद खबर मिली है कि SSC चेयरमैन आ गए। फिर खबर मिली है कि जितेंद्र सिंह जी आ गए हैं, और हमारी मुलाकात जो उनके पर्सनल जिनको हमने सारे प्रॉब्लम्स बताए थे, वो ऑलरेडी उनको सारे प्रॉब्लम्स बता के, और उसके बाद हम लोगों को बुलाया गया। फिर हम लिस्ट लेके गए थे कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम डिस्कस करना है। तो जो प्रॉब्लम्स हमारे जेन्युइन डिमांड थे वो मानते गए, लेकिन वो जो डिमांड हमारा था कि भाई अभी तक हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा था, जो TCS का था, और एडिक्वेटी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपका डिमांड था प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और सेंटर एलोकेशन जो आस-पास ही हो, 100 किलोमीटर के दायरे पे हो, और ऐसा नहीं बहुत दूर नहीं हो। तो देखिए, ये दोनों डिमांड्स हम मान रहे हैं। ठीक है। अब ऐसा क्या है कि आप TCS में इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं? आपको नहीं पता आपकी क्रेडिबिलिटी पे ये सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। सो don't make it a problem for me also, and जो आपका genuine cause है, आप उसे divert मत करिए। आपके जो डिमांड्स, if you have certain problems, you tell me your problems. अगर वो प्रॉब्लम्स हम सॉर्ट आउट कर देंगे तो दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस कि वो एडिक्वेटी करेगी, TCS करेगी, कौन करेगा। तो आपके ये डिमांड से सेंटर लोकेशन पास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, मैंने कहा ये डिमांड से, तो वो उन्होंने मान लिया तुरंत। ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि रॉन्ग क्वेश्चन SSC देती है, 10 रॉन्ग क्वेश्चन, 19 रॉन्ग क्वेश्चन आए हैं मेंस में। ठीक है। और उसके बाद उसके पैसे भी वसूलती है, 100 रुपये पर क्वेश्चन। ठीक है। करोड़ों वसूल लेती है। ठीक है। इनके डायरेक्टर का कहना है उससे सरकार रोड्स बनाती है। बताइए। ठीक है। तो उन्होंने कहा ये तो गलत है। तो मैंने कहा कि आपको 100 रुपये नहीं लेने चाहिए। तो SSC चीफ ने कहा कि अगर हम पैसे नहीं लेंगे तो बच्चे मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन देंगे।
और बहुत सारे क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर देंगे। अच्छा, तो हमें पैसा लेना ज़रूरी है। मैंने कहा तो आप रॉन्ग क्वेश्चन दे रहे हैं, हाँ। तो बच्चे क्यों पेमेंट करेंगे? मतलब तो करे कोई भुगते हाँ, कोई। तो इस बारे में मंत्री जी ने तुरंत कहा, हाँ, अगर क्वेश्चन सही में रॉन्ग है तो फिर पैसे वापस करो, और अगर सही क्वेश्चन को उन्होंने रॉन्ग रिप्रेजेंट किया है हाँ, तो पैसे रख लो। हमने इसके लिए रेडी हो गए फट से। ये रेडी हो गए तो फिर ये मामले में भी एसएससी की अब 100 रुपये वसूलेगी, लेकिन वापस करेगी, क्योंकि क्वेश्चन रॉन्ग तो होता ही है इनका, तो इनको मैक्सिमम पैसे तो वापस ही करने पड़ जाएंगे अब। पैसे वाला जो मामला है ना, ये पहले भी था। हाँ ये रेलवे वाला, हाँ, वो बच्चे आज तक कमेंट सेक्शन में आते हैं, कहते हैं हमारे रेलवे के पैसे आज तक वापस नहीं हुए हैं। रेलवे का उनका जो फॉर्म भरने के पैसे थे वो आज तक वापस नहीं हुए हैं। हाँ। क्योंकि वो पूरी प्रक्रिया समाप्त होगी तो वापस आएगी। तो अब उनका कहना है कि नहीं, एग्जाम दोगे तब पैसे वापस करेंगे। अच्छा। एग्जाम सेंटर उनका काफ़ी दूर पड़ा, ठीक है। वो एग्जाम ही नहीं दे पाए तो 50% पैसे तो रेलवे ने रख लिया आराम से, बड़े मजे से। मतलब ये बेरोजगारों से कमाई का धंधा हो गया इनका। तो अब कैसे विश्वास कर ले जब वो कह रहे हैं कि हम पैसे वापस दे देंगे? देखिए, अभी तक तो पैसे का वापस देने का तो बात ही नहीं था। आज पैसे देने की बात वापस हुई है, तो हमें इसको थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से तो लेना पड़ेगा। फिर मैं आई सीपीओ 2024 का रिजल्ट। ओके। तो उन्होंने अपने सारे प्रॉब्लम्स बताए। मैंने कहा ठीक है, 2-4 बच्चे अब सेलेक्टेड हुए होंगे नॉर्थ ईस्ट के, जो हाइट के प्रॉब्लम के कारण रह गए थे। उसमें से 80 या 90 बच्चे अपीयर हुए हैं एग्जाम में, जिनका हाइट का प्रॉब्लम था और जिनको बाद में आपने अलाउ किया है। तो उन्होंने कहा कि हाँ रिजल्ट तैयार है। तो मैंने कहा फिर रिजल्ट दे दीजिए। मंत्री जी ने पूछा कब दोगे, तो उसने कहा कि 1 सप्ताह में। 1 सप्ताह। तो वो भी हमारा हो गया, 1 सप्ताह में रिजल्ट। हाँ, ठीक सीपीओ है। का। सीपीयू का। उसके बाद फिर आए एज रेकनिंग पे। हमने कहा कि अगर आप 6 महीना एक्सटेंड कर दिए होते, क्योंकि अपने 2024 में तो प्रॉब्लम आपने किया, इतने क्वेश्चन गलत देखे। 2023 में आपने किया, आपने पता नहीं क्या फॉर्मूला लगाया, मेंस में आपने 2 शिफ्ट में करा दिया, एक ही शिफ्ट से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो नॉर्मलाइजेशन के कारण तुम लोग समझ में नहीं पाते क्या हुआ, कहाँ से गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है एज रेकनिंग का, अगर हम आपकी बात मानते हैं तो फिर से सीजीएल की भी पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अगर 2024 में निकला है तो 2025 एज रेकनिंग कैसे दे सकते हैं? मैंने कहा प्रॉब्लम तो आपने किया है, सॉल्यूशन। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रॉब्लम हुआ था कोविड के समय, तो उस समय तो हमने सॉल्यूशन दे दिया, तो उस समय हमने ये दिया था, अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। मैंने कहा 2024 में तो अपने रिजल्ट में क्या किया आपको खुद पता है। लेकिन वो नहीं, अब ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, तो फिर सीजीएल का प्रक्रिया पूरा शुरू करना पड़ेगा। अगर हम एज रेकनिंग मान गए तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। अल्टीमेटली उन्होंने उस पर भी काटा लगा दिया कि नहीं हो सकता। फिर हमने कहा कि फिर मेंस आप 2 शिफ्ट में क्यों ले रहे हो? मेंस 2 शिफ्ट में लिए तभी तो ऐसा प्रॉब्लम हुआ है वहाँ पे कि 1 शिफ्ट से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो इस बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि अभी प्री की बात हो रही है, अभी मेंस बहुत दूर है। हमने कहा मेंस आपका 1 शिफ्ट में होना चाहिए, और अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं तो सारे मुद्दे डिस्कस कर लें। क्या चाहते हैं? मतलब एक आंदोलन किया, हम आप तक आए, बहस हुई, फिर उसके बाद बसों में ले गए, अब फिर वापस बाद में हम आए कुछ टाइम बाद, और फिर ये प्रोसेस वापस हो, ये सब क्या चाहते हैं? देखो, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि अभी प्री का एग्जाम आने वाला है। ओके। तो मेंस डिस्कस करने के मूड में ही नहीं, बिल्कुल मूड में नहीं है। उसके बाद आया कि आप जो अभी जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाँ। तो ऑफ कोर्स अब नया वेंडर है, सारे कुछ नया है। अब स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन दिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी से दिख रहे हैं, जो कि है ही नहीं सिलेबस में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिलेबस के अंदर ही क्वेश्चन बनेगा, ये हम लोग सुनिश्चित करते हैं। हमने कहा 10th 12th और ग्रेजुएशन के लेवल अलग अलग होने चाहिए। उन्होंने कहा ये भी होगा, लेकिन एज सच जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं होगा। अब लेवल कैसा होगा दैट एसएससी विल सी, ये इस चीज़ को हम नहीं कर सकते। मिनिस्ट्री के लेवल पे जो हो सकता है वो हमसे बात करिए। तो मिनिस्ट्री के लेवल पे जो बातें हो पाई है वो अभी हमने अपने चैनल पे बता दिया, आपको बता दिया। जो मेन मुद्दा जो था इन बच्चों का डिमांड, जिसके लिए हम लोग बहुत देर तक रिक्वेस्ट करते रहे, बोलते रहे कि भाई स्टेनो का एग्ज़ाम और सीजीएल का एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दो जी, कर दो। क्या जवाब आया उस पर? उनका कहना था कि स्टेनो का तो एडमिट कार्ड भी जा चुका है, अच्छा, एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। मैंने कहा आपने सेंटर इतना दूर दे रखा है, सेंटर इतने घटिया है, और कहना है पूरी तरह से हम तैयार हैं। तो उनका कहना था कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स अगर होंगे, हाँ, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, ये आप टेंशन मत लो, हम किससे करेंगे। लेकिन ये आपको जो इंफ्रा और सेंटर का प्रॉब्लम है वो सीजीएल में नहीं होगा, और मतलब नहीं होगा। मैंने कहा देखिए सीजीएल तो अभी आने वाला है, 10 दिन भी टाइम नहीं है, तो आप कम से कम उसको अगर टाल दोगे तो
हम लोग ये सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। फिर हमने बताया कि इनका कि करीबन कुछ 5.5 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं फेज़ 13 के एग्ज़ाम में, और उसमें भी 55,000 बच्चों का प्रॉब्लम हुआ है। हाँ। तो हमने ये कहा कि आप बताइए 10% बच्चों को तो प्रॉब्लम हो गया। तो उन्होंने, मंत्री जी ने कहा है कि सबको प्रॉपर सॉल्यूशन देना आपका काम है। अगर 55,000 एक बच्चा भी है तो उस एक बच्चे को भी री एग्ज़ाम करा के सॉल्यूशन देना आपका काम है। और फिर हमने कहा तो फिर ग्रीवांस सेल कहाँ है, हम ग्रीवांस कहाँ भेजें? तो चेयरमैन ने कहा कि मेरा जो ईमेल है 10-10 हज़ार बच्चों ने ईमेल कर रखा है, सारा कोलैप्स कर गया सिस्टम, हम मेल चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो मंत्री जी ने कहा कि मेल चेक करना आपका काम नहीं है, आप उसके लिए स्टाफ बिठाइए। जो कंप्लेंट्स आते हैं, जो भी क्वेरीज आते हैं, उनको एक टाइम बाउंड अप रिप्लाई दीजिए। पहले तो इमीडिएटली उनका मेल रिसीव हुआ है वो रिप्लाई जाना चाहिए, फिर टाइम बाउंड एक रिप्लाई जाना चाहिए कि उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं। तो हमने अलग से चेयरमैन से पूछा कि सर हमारे पास बहुत कंप्लेंट्स आ जाते हैं, हम कहाँ भेजें? तो उन्होंने सीधा कह दिया कि आप डाक से भेजिए। डाक से भेजें आप, आज का जो मॉडर्न युग है। उनका कहना है आप डाक से भेजिए। मेरा ईमेल में आप लोगों ने बहुत मेल करवा क्रैश कर दिया है क्रैश सिस्टम। कर दिया है। तो इनफैक्ट ईमेल तो मेरे पास नहीं था, ईमेल एक आध टीचर जो मिलने गए थे उनके पास था, तो उससे उनका आउट हुआ है मेल। तो वो बड़े चिढ़े हुए थे कि मेरा पर्सनल नंबर, मेरा मेल आप लोगों ने इस तरह से वायरल किया कि मेरा दोनों ही पर्सनल रहा ही नहीं, और 10-10 हज़ार मेल आ रहा है। तो ये चीज़ें हुई आज। तो ये सब चीज़ें हो गई। तो वो 2 मांगे कौन सी हैं जो पूरी नहीं हुई हैं? एक तो वेंडर चेंज, ओके, और एग्ज़ाम पोस्टपोन। ठीक है, मतलब अब आती हूँ मैं रेलवे पे। ओके। हमने बताया आपको 2 शिफ्ट मीटिंग हुई। पहले तो उनके नज़दीक जो स्टाफ, करीबी जो लोग थे, नुमाइंदे, हाँ, जो प्रॉपर रिप्रेजेंट करे कि हाँ मंत्री जी तक बात पहुँचाएंगे। सेकेंडली मंत्री जी खुद बैठे थे, खुद आए। तो जब पहले बारे में बात हुई तो हम एसएससी और रेलवे दोनों के प्रॉब्लम्स को बाकायदा बहुत अच्छे से रख पाए। लेकिन उसके बाद जब दूसरी मुलाकात हुई है, तो जब हम एसएससी के प्रॉब्लम्स रखे तो सामने बैठे हुए चेयरमैन, तुरंत मंत्री जी पूछे, हम लोग से ऐसे ही बैठे हुए थे मंत्री जी सामने, ठीक है, हम लोग बोले तुरंत चेयरमैन, हम लोग से बात किए तुरंत चेयरमैन। तो मतलब जैसे तुरंत बात किए, चेयरमैन साहब थे, अभिनय शर्मा थे, मैं थी, ठीक है, राकेश यादव, अब नहीं, उसके बाद आभास सैनी थे, फिर राकेश यादव थे। तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, तो जैसे हम बोलते थे वैसे तुरंत वो चेयरमैन से पूछते थे, बोलते थे चेयरमैन से पूछते थे। हमारे मंत्री जी वो बीच में बैठे हुए थे, ऐसे बैठे थे, और हम लोग सब ऐसे बैठे थे। उनके जो पर्सनल जो स्टाफ थे वो इधर बैठे हुए थे, ठीक है। तो जब पर्सनल स्टाफ कुछ बोले तो वो सुने, फिर चेयरमैन बोले, फिर हम लोग क्वेरी रखते, उसके बाद चेयरमैन जवाब देते। तो फिर हमने जैसे रेलवे का मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा कि रेलवे, तो तुरंत उनके निजी स्टाफ ने बोला कि रेलवे का यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ऑफिसर या चेयरमैन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि रेलवे का चेयरमैन आएंगे, आपको फिर से मुलाकात का समय मिल जाएगा। फिर भी हम लोग बाहर जाके खड़े रहे, क्योंकि हमें लगा कि हम रेलवे के मुद्दे को तो कर ही नहीं पाए, हम बाहर जाके जवाब क्या देंगे। तो फिर हमारे से ही मीटिंग के लिए वो सिर्फ आए थे स्पेशली। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ यार, उन्होंने बहुत पेशेंट हियरिंग दिया। पहली भी मुलाकात जो हुई उनके स्टाफ से, उन्होंने बहुत पेशेंटली हमें सुना। और उसके बाद जब वो जाने लगा, हमें कहा कि सर रेलवे का मुद्दा रह गया। उन्होंने कहा रेलवे का चेयरमैन तो था ही नहीं, अब आपको फिर से मुलाकात करेंगे रेलवे के मुद्दे को लेकर, रेलवे के चेयरमैन आएंगे, उसके बाद उस बारे में मुद्दे उठाए। जब इतने अच्छे से बातचीत हुई तो 31 तारीख को जब आप लोग गए तो तब ये मुलाकात क्यों नहीं हो पाई अच्छे से? देखिए, उन्होंने यही कहा कि मेरे पास खबर थी कि 250 लोग आए हुए हैं, ओके, और हो हल्ला मचा रहे हैं। जो शुरुआत फर्स्ट मीटिंग हुई ना उनके स्टाफ से, सो हमने 4 लोग आते मिल लेते। मैंने कहा सर हम लोग 4 लोग ही मिलना चाहते थे, लेकिन हम लोग को तो फिर उठा के, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बाद में मुझे पता चला उठा के ले गया, ये तो बहुत गलत किया। सो ये हम लोग की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था आप लोग उठाने का। सो हमने तो यही कहा, जब 4 लोग आना चाह रहे थे तो 4 लोग को बुला लिए होते। उठाने का इंस्ट्रक्शन नहीं था और ना जानकारी थी? देखो, हम लोग जिस जगह पे खड़े थे वहाँ पे सही में तो अभी आप परिंदा पर भी नहीं मार सकता। आज हमने, क्योंकि आज हमें बहुत घूमना पड़ा, एक आधा पौना घंटा तुम घूमते रहे कि किधर से अंदर जाना है। बिल्कुल। तो उस दिन दिल्ली पुलिस ने जो किया होगा वो पुलिस डिपार्टमेंट का ही डिसीजन होगा। तो उस दिन तो ऐसा हुआ, और जो उस दिन हुआ है टीचर्स के साथ, तो मुझे लगता है
इसकी आग कहीं ना कहीं लगी, जिसके कारण मीडिया भी इस मुद्दे को उठाया। और मीडिया को शायद पता नहीं है कि आप 4.5 करोड़ बच्चों का आवाज़ उठा रहे हैं। हर साल 4.5 करोड़ बच्चे हैं जिसका आप आवाज़ उठा रहे हैं। और करोड़ों बच्चों के मन में ये आवाज़ भी उठी है अब कि आखिर कब तक। ये ना केवल इस एग्ज़ाम की बात है एसएससी की, इससे पहले भी और कई सारे एग्जाम रेलवे और एसएससी मेन रिक्रूटमेंट बोर्ड्स एंड है जो मेजर नौकरियां दे रही है। अच्छा भाई, बहुत एक स्मॉल सेक्शन है जो आईएएस पीसीएस भरते हैं, बाकी तो ये बी सी और डी ग्रुप की जो नौकरियां यही कर रहे हैं। अब सोचिए ना, राजस्थान में रीट एग्जाम हो गया, पटना में बीपीएससी को लेकर जो आंदोलन हुआ, सरकारी भर्ती एक तरह से ये मान लीजिए आंदोलन आंदोलन और आंदोलन। सरकारी भर्ती जैसे ही आती नहीं है, आवाज़ उठ जाती है बच्चों के मन में, पेपर लीक ना हो जाए यार। और अब तो एक और नया खौफ, कहीं ये हमें दूसरे राज्य की भौगोलिक सांस्कृतिक परिक्रमा ना करवा दें अब पूरी की पूरी। देखिए, राजस्थान के एक छात्र का आ रहा है एडमिट कार्ड में लोकेशन अंडमान निकोबार। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो पूरा प्रबंधन है उसे एक टूर पर भेजना चाहता है कि आप 20,000 रुपये खर्च करिए जाकर और घूम कर आइए, क्योंकि आपके घर वाले भेज नहीं रहे हैं तो जाइए आप। मतलब क्या हाल है ये? 11.5 लाख बच्चों का एडमिट कार्ड आया था, जिसमें एग्जाम देने वाले 5.5 लाख थे फेज 13 का, जिसमें भी प्रॉब्लम्स हुए हैं। और तो और ये भी आई खबर कि किसी तबेले में ऊपर डीजे बज रहा है। कमेंट्स में देख रहा हूँ मैं, एक बच्चे ने कहा। हम लोग का यही कंप्लेंट था कि एडिक्विटी का अपना कोई इंफ्रा ही नहीं है। जैसे टीसीएस का अपना इंफ्रा था, प्लस वो और इंफ्रा को हायर करते थे। तो आप सारे इंफ्रा ही हायर करेंगे तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, अपना भी तो कुछ होना चाहिए ना यार, वो चीज़ है। तो एडिक्विटी को लेकर अब क्या लग रहा है, क्या ये फिर देखिए, हमने अपने प्रॉब्लम्स बता दिए हैं। हाँ, उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया कि आपके प्रॉब्लम्स को हम लोग टेक केयर करेंगे और सॉल्यूशन देंगे। अब एक चीज़ है, सॉल्यूशन कौन देगा? एडिक्विटी। और अगर एडिक्विटी हाथ खड़ा कर दिया तो फिर इनके पास क्या ऑप्शन रहेगा? टीसीएस। अब वो जो भी ऑप्शन रहे, टीसीएस की तो मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, क्या बात क्या है ना, देखिए बात क्या है कि अगर हम बोलेंगे नहीं टीसीएस को रखो, तो ऐसा लग रहा है जैसे हम टीसीएस को प्रमोट कर रहे हैं। XYZ किसी को रखो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सही दोगे ना और सेंटर नजदीक दोगे, बस। हमारे उन्होंने भी यही चीज कहा। उन्होंने कहा कि आप अपने खाली ग्रीवांसेस बताइए, अब हम उसको किससे पूर्ति कराएंगे वो आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आप किसी के स्पोक्स पर्सन नहीं बनिए। उन्होंने ये कहा एग्जाम हो, क्लियर हो, सिस्टम सही हो, सर्वर क्रैश ना हो आपके, और बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार, रात के 10 बजे ना छोड़ा जाए, और भौगोलिक संस्कृति और राज्यों से हम बाद में घूम लेंगे, बस राज्य में करवा दीजिए। बताया कि बच्चों को पीटा गया है, बच्चों को लॉक करके रखा गया है, बच्चों का माउस नहीं चल रहा है, ऊपर से पानी चू रहा है, ठीक है, उनके सिस्टम बंद हो गए। क्या कहा? उनकी आवाज में भारीपन महसूस हुआ जब आपने ये बताया सब? देखिए, उन्होंने आज बहुत पेशेंस से साथ सुना है, प्लस उन्होंने मुझे पहचान गए, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ देख लिया कि जब भी इस तरह की आंदोलन वगैरह हो रहे हैं तो 2017 में भी उनसे मुलाकात हुई थी ना, पहले भी हुई थी है ना, 2017 में भी हुई थी, 2014 के में भी मैं थी, ठीक है ना। तो 2000 ये मंत्री भी तो 11 साल हो गए उनके मंत्री, डीओपीटी में ही है ना, डीपीटी। हाँ, तो इनसे मेरी मुलाकात लगता है तीसरी बार हो रही है, तो ये मुझे पहचान तो गए। अब तो पहचान गए होंगे नीतू सिंह कौन है। देखो बात क्या है, एक चीज़ है कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों को, हाँ, लेकिन अगला ये भी तो समझता है कि शायद ये इनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। तो पर्सनल इंटरेस्ट सोच के वो, देखो मैंने उनको एक ही चीज़ हाथ जोड़ कहा कि सर, बाकी जो कॉलेज के होते हैं ना, उनके छात्र नेता होते हैं, हाँ, उनका एक प्रॉपर सिस्टम होता है, यूनिवर्सिटी होता है, वो सब कुछ देख लेता है, इन बच्चों का कोई नहीं है। इसलिए हम सिर्फ बच्चों को रिप्रेजेंट करने आए हैं, हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। और जब आप लोगों पे ये भी आरोप लगा कि आप लोग आंदोलन को भड़का रहे हैं, छात्रों को भड़का रहे हैं, उन्हें आक्रोशित करने का काम, छात्रों को तो इंक्लूड ही नहीं किया हमने। छात्र खुद ही बैठ के जाके जंतर मंतर में और डीओपी ये इसमें सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे जब हम लोग अरेस्ट हुए तो उनको भी शांत हम लोगों ने किया है। हमारा कहना है कि जब प्रॉब्लम आता है तो माँ बाप कहता है भैया हमको, देखो एक चीज़ है, जब बाल बच्चों पर बोझ आता है ना, तो माँ बाप क्या कहते हैं कि जो बला है मेरे पर आ जाए, मौत आए तो मुझे आ जाए, बच्चे बचे रहे। हम बच्चों को रोक रहे हैं कि भैया तुमको आंदोलन नहीं करना है, जो हो पाएगा हम लोग करके लाएंगे, ठीक है, और जैसे भी होगा हम लोग करेंगे। तभी तो पूरे देश से टीचर्स आ गए यहाँ पे। और मारपीट हुई, मैंने सुना थप्पड़ भी जड़े गए यहाँ तक कि।
हुआ क्या, मैं खड़ी थी ओके। और अचानक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी, मैंने देख लिया गाड़ी रुकी है। हाँ। पुलिस फोर्स आई और सबसे पहले ऐसे धक्का मारी, ठीक है, ऐसा लगा जैसे स्टैम्पिड हो जाएगा। फिर एक और आदमी थे, वो भी टी शर्ट में थे, वाइट टी शर्ट में और चश्मा पहने हुए। अच्छा। वो वर्दी में भी नहीं थे। वर्दी भी नहीं थी? नहीं थी। और हमारे सामने एक और टीचर थे जो वाइट टी शर्ट में थे। वो उतरते साथ में ताड़ से उसको मारा। अचानक तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये दो टीचर एक दूसरे से क्यों लड़ाई हो गई, क्योंकि ऑफ कोर्स वर्दी में नहीं था तो मुझे समझ नहीं आया। फिर वो ऐसे मारा उसको, ऐसे गिरा और इधर से जो धक्का लगा तो एक को पकड़ने में पुलिस ने मुझे ऐसा धक्का मारा किसी को पकड़ने के लिए। तो मैं आगे फेंकाई और फिर जब इधर से धक्का लगा तो उधर गए, तो उधर देखते हो नीचे गिरा हुआ, तो उसमें लड़खड़ा गए। तब तक मेरी और 2 लेडी टीचर थी वहाँ पे, 2 और लेडीज थी हमारी टीचर। उन्होंने मुझे खींचा, मैडम इधर आओ, मंदिर की तरफ। मंदिर की तरफ? हाँ। तब क्योंकि पूरी भगदड़ मची बहुत ज्यादा। अच्छा, दूसरी बात है, टीचरों को जब पीटा गया, भगदड़ मची, तो चारों तरफ से रस्सी बांध लिया गया था। रस्सी भी लगी हुई थी और टीचर भाग भी नहीं पाए। 2 बसें लगी थी, दोनों में 2 मिनट के अंदर सारे अंदर थे। आपको मंदिर से निकाल कर ले जाया जा रहा है और आप बस में। हुआ क्या, मंदिर का दरवाजा था, हमें तो पता नहीं था मंदिर है। अच्छा। मुझे नहीं पता था मंदिर। आप तो सेफ्टी के लिए? हम सेफ्टी के लिए दीवार से लगे, ठीक है। तो वो दोनों जो लेडी टीचर थी ना, वो मंदिर में घुस चुकी थी। उन्होंने मुझे खींचा, मैडम इधर चलो, और मुझे तो पता नहीं था, वो दोनों चप्पल खोल के घुसी हुई थी, मैं चप्पल पहन के घुस गई। आपको पता नहीं था? पुजारी कहता है यार चप्पल पहने कैसे घुस गया, मुझे समझ में आया। तब तक वहां पे एसएचओ, मैडम आप तो रडार पे, आपको तो हमारे नजर में हो। मैंने कहा चलो। ये बोला कि रडार पे हो आप? रडार पे हो आप, हमारे नजर पे हो। अच्छा। ठीक है। तो उसने कहा कि नहीं, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, सीधा 2-3 डायलॉग एक साथ मारा उन्होंने। कहा चलो नहीं तो आपको घसीट के ले जाएंगे। मतलब घसीट के घसीट कर ले जाएंगे? जिस देश में गुरु परंपरा है और वहाँ वैश्विक युग की बात कही जाती है, वहाँ पर घसीट के, सारे तो घसीट के चढ़ाए जा रहे थे। धक्का मारा गया, थप्पड़ मारा गया, धाड़ से जो मारा ना, मैं तो डर गई, हुआ क्या। और एक तो आते साथ सब लोगों ना, देखो इन लोगों को ट्रेनिंग रहती है, मुझे लगता है। ट्रेनिंग क्या रहती है कि आते साथ तो सबको पहले पुश करो कि सब लड़खड़ा जाए। हाँ। फिर एक का रडार पे एक होंगे। बैलेंस पहले ही बिगड़ चुका है, बैलेंस बिगड़ चुका है। ले लो। उसके बाद जो व्हाइट टी शर्ट वाला था, उसने व्हाइट टी शर्ट पे हमला किया। एक करके फट से सब लोग एक को पकड़ लिए, खत्म मामला, 2 मिनट भी नहीं लगा होगा। और बस रवाना हाथों हाथ। और जो हम लोग लड़खड़ाए, क्योंकि लेडी पुलिस तो थी नहीं। हाँ। तो हमें जो पुश मारा, तो वो तो एक जेंट्स पुलिस ने पुश मारा कि हटाओ, और दूसरा को पकड़ना है उनको, क्योंकि उनका तो काम है मर्द को पकड़ना। तो हम तो धकियाते हुए किनारे पहुंच गए। लेकिन उन्होंने कहा कि 2 लेडी पुलिस तो थी वहाँ पे। हाँ, मतलब थी 2-3 थी। तो जो एसएचओ साहब ने कहा कि घसीटते हुए ले जाएंगे, तो मैं तो रेडी थी, मुझे पता था सबको चलना ही है। ठीक है। वो फिर मुझे पकड़ी, लेकिन मैं तो फिर चढ़ गई। मैंने कहा यार मुझे नाटक नहीं पसंद है, हाय अल्लाह, रोना धोना कि भाई चलो ठीक है खींच के ले जा रहे हैं, क्या ज़रूरी है। आपको खींच कर ले जाया गया। जंतर मंतर का दृश्य बताता हूँ आपको मैं। छात्र पहुँचते हैं, टीचर्स के लिए आंदोलन करते हैं। हमारे टीचर को आप छोड़िए, एसएससी हाय हाय के नारे लगते हैं। और फिर बताया ये भी गया कि जब आपको ले जाया गया तो आपको पानी तक नहीं दिया गया, तो स्टूडेंट्स आए आपके 2-2.5 घंटे के बाद है ना, मुझे थोड़ा ब्लड प्रेशर डाउन होने लगा, क्योंकि बात करें इतनी उमस, इतनी गर्मी, बहुत भयंकर था। तो थोड़ा ब्लड प्रेशर वगैरह डाउन होने लगा था मेरा। लेकिन बच्चों ने क्या पानी, चिप्स, केला, गरम गरम जलेबी सब अंदर फेंकना शुरू किया। मैंने कहा यार ये क्या। फिर खा के फिर मैं टनाटन हो गई, शाम तक फिर एकदम खुश थी। मतलब ऐसा पहली बार हुआ होगा कि कोई आंदोलन कर रहा है, धक्के लग रहे हैं, बसों में ठूसा जा रहा है, और एक तरफ आप कह रहे हैं खुशी खुशी में जेल गई। नहीं, खुशी नहीं। देखिए एक तो है ना, 4 घंटे तक घुमाता रहा। हाँ, लेकिन बच्चों ने जो किया उसकी लगा ना वो दिल पे कि देखो कितने एक चीज़ है, हमें जाते जाते में खबर मिल गई थी कि बच्चे सीजीओ में जुड़ रहे हैं, बच्चे जंतर मंतर जुड़ रहे हैं। मैंने कहा यार बच्चों को तो इसमें शामिल नहीं करना था, तभी तो टीचर्स आए। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, अगर हमें कुछ होगा तो वो बवाल कर देंगे। ये तो हुआ। और बच्चों ने हेल्प की आप लोगों की बहुत। देखो यहाँ पे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है हम लोग का, लेकिन बच्चों को ये पता है कि ना उनका कोई प्रॉपर यूनियन है, ना ही उनके कोई माँ बाप इस तरह से है जो उनके लिए सड़क पे खड़े रह सकें, क्योंकि उनके अपने जो माँ बाप है उनको कहते हैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जुड़े हुए हैं, और सब अलग अलग सिटी के हैं, अलग अलग जगह के। तो वो किसको देखेंगे, ना छात्र नेता है,
ना उनका कोई यूनियन है, ना कोई यूनिवर्सिटी है जो उनको रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ ये हमारे बच्चे हैं। तो कौन उनको रिप्रेजेंट करेगा? तो वो हमको देखते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है ना, वो अलग दिल का रिश्ता बन जाता है बस, और क्या करें। जैसे कि कमेंट सेक्शन में भी देखता हूँ मैं, तो कहा जाता है अवर हीरोज़, हमारे भगवान हैं, हमारे टीचर्स, इन्हें छोड़ो। और कई जगह तो ये आ गया कि हमारे टीचर्स को आप बड़े पद पर बैठाइए, वो सब अच्छे से चला देंगे। अब उस बड़े पद का नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा। बस वही चीज़ है कि जो बड़े पद पे पहुंच गए उन लोग को पता ही नहीं रहता है कि वो भी नीचे सूट हैं। अब होता क्या है ना, मैं बताती हूँ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिनिस्ट्रीज़ में भी हैं, वो खुश हो रहे हैं कि हाँ आप सही कर रहे हो, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि अगर ये लोग आज कुछ नहीं करेंगे ना, तो हम तो इस पद तक पहुँच गए, इन्होंने हमें पढ़ा के इस पद पर पहुँचा दिया, लेकिन हमारे बच्चे नहीं पहुँच सकते। तो इसीलिए साइलेंटली दिल से वो हमारे साथ हैं। आपने वहाँ कितने लोगों को ऐसा देखा कि जो आपसे पढ़े हुए नीचे से ऊपर तक यार, सारे सब पढ़े हुए? और क्या, नीचे से ऊपर तक। बाहर मतलब जो गार्ड्स थे वहाँ से लेके ऊपर में जो एएसओ एसओ सब अपने ही थे। और जब आपको नजफगढ़ ले जाया गया तो वहाँ भी मिले थे कुछ? वहाँ पे सारे एसआई तो मेरे ही पढ़ाए हुए थे यार। सीपीयू एसआई में इंग्लिश बहुत मायने रखता है, और 400 क्वेश्चन में 250 क्वेश्चन तो इंग्लिश का होता है। तो फिर बचकर कहाँ जाएंगे? आना मैडम के पास ही पड़ेगा। नहीं तो मैम जानी जाती हैं इंग्लिश के लिए। अब देखिए ये बात नहीं है, इंग्लिश के लिए इनफैक्ट केडी कैंपस में हम लोग चलाते हैं ना, यहाँ पे सब कुछ पढ़ाया जाता है। और आपने सीपीओ का नाम लिया इसलिए मैंने कहा कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। अभी भी तो ये सीपीओ एसआई 2024 का रिजल्ट का मुद्दा तो मैंने ही उठाया। मेरे रडार पे 2-3 चीज़ें थी। हाँ। एक तो वेटिंग लिस्ट था, ओके, ठीक है, एक रॉन्ग क्वेश्चन में जो पैसा वसूली होता है वो था, और सीपीओ का रिजल्ट था, ठीक है। और अब जो नए मुद्दे आए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेंटर इतना दूर, तो वो कुछ मुद्दे तो इम्पॉर्टेंट थे। प्लस हमें लगा कि अभी बच्चे तुरंत इतना डिस्टर्ब्ड हो गए हैं पिछले कुछ दिनों से, जब से फिर पड़ेगा क्या होगा, तो थोड़े डिस्टर्ब्ड है। तो मुझे लगा था कुछ टाइम मिल जाए, उसके लिए हम लोग ने बहुत देर तक बोलते रहे, लेकिन नहीं माने वो। देखो सही है एक चीज़ कि हमें कोई एश्योरेंस दे के वो नहीं भेजे। हाँ। अब मान लो एश्योरेंस दे के भेज दिए होते कि हाँ कर देंगे जाओ, और नहीं करते, तो ये सबसे अच्छी बात हुई ना कि जो था खरा खोटा जो भी करना था सामने था, और ये हमें सबसे अच्छा लगा। हाँ ये होगा, ये नहीं होगा, ये कर देंगे, ये नहीं कर सकते, इस पर आप बात नहीं करिएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपकी ग्रीवांस जो है वो हम सुन लिए, उस पर हम जरूर काम करेंगे। एक बात बताइए आप, उन्होंने कहीं ये बात नहीं कही कि यार अब आंदोलन मत करना, अब प्रदर्शन मत करना, अब स्टूडेंट्स को लेकर मत आना? नहीं, हम लोगों को उन्होंने कहा कि कितने स्टूडेंट्स आप लोग बैठे हुए थे? हाँ। मैंने सीधा कहा सर एक भी बच्चा हमारा भेजा हुआ नहीं था। आपका बुलाया हुआ नहीं था? हम लोग सिर्फ इसीलिए आए थे टीचर्स कि बच्चे आंदोलन में ना आए, क्योंकि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। हम लोगों ने बच्चों को रोका है, बच्चों को सड़क पे हम लेके नहीं आए हैं। जो जंतर मंतर पे बैठे हैं, सीजीयू पे बैठे हैं, वो सब अपने मर्जी से बैठे हैं, और वो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड वे में उनका प्रोटेस्ट चला है, जिनको लीड हम लोगों ने नहीं किया। ये हमने साफ साफ बताया। अब एक और बड़ा सवाल जो स्टूडेंट्स की तरफ से आता है कि खान सर, अवध ओझा सर, विकास दिव्य कीर्ति सर अब तक इस आंदोलन पर क्यों नहीं आए हैं, और अगर आपसे बात हुई है तो क्या बात हुई? देखिए खान सर हो, अवध ओझा सर और विकास दिव्य कीर्ति सर, ये लोग सिविल सर्विसेज के फील्ड में ज़्यादा है। ओके। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, अगर आप खान सर की बात करेंगे तो पटना में वो शायद बीपीएससी वगैरह में भी, वो बीपीएससी में भी है। हाँ। और बाकी वो पहले तो बाकी रेलवे वगैरह को पढ़ा रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी उन लोग का सहयोग हमें नहीं मिला है। सिर्फ अवध ओझा सर ने ये ज़रूर हमको फ़ोन में बात करके कहा था कि 6 तारीख को हम आपके साथ रहेंगे, वीडियो कॉल के जरिए। 6 तारीख को रहेंगे। तो आज तो खैर 6 तारीख है नहीं, आज तो 4 ही है। तो आज ऐसे भी हमारी मुलाकात सिर्फ 4 लोगों की होनी थी वहाँ पे, और वो भी मुलाकात होने से पहले हमें इस बात को कहा गया था बिल्कुल आप अंडर रैप्स रखेंगे, आप किसी से शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई भीड़ भाड़ उनको नहीं चाहिए था। नहीं चाहिए। उनको था कि अगर आप ऑथराइज्ड है, रिप्रेजेंट करने की क्षमता रखते हैं और आपके पास सारे मुद्दे हैं, तभी आप बात करिए। अच्छा। तो हम लोग 4 लोग हैं। अवध ओझा सर के आने से क्या ये आंदोलन, ये आवाज़ कहीं कोई पॉलिटिकल रुख तो नहीं ले लेगी? मैंने यही समझा था। तो हमने उनको कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं उनको तब से जानती हूँ, मुझे इनफैक्ट याद नहीं था जब उन्होंने उष्मा आईएएस बोला, तो मैंने कहा अरे यार, वो वीडियो मैंने भी देखा। अरे ये तो वो अवध सर है, ठीक है ना,
क्योंकि अब वो इतने फेमस, इतने हाँ। वायरल हो गए कि हमको पता भी नहीं था, याद भी नहीं था। वो याद रखे हुए थे मुझे। अच्छा। लेकिन हमें थोड़ा सा हेसिटेशन इसलिए था क्योंकि कहीं ऐसा ना हो वो शामिल हो, हाँ। तो आम आदमी पार्टी का हो जाए, फिर उधर से कुछ कांग्रेस वाले, मेरा था कि ये पॉलिटिकल ना हो। पॉलिटिकल। ये पॉलिटिकल होने से क्या होता है ना, फिर ये टसल हो जाता है। तो हमें सॉल्यूशन चाहिए था, ठीक है। हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं चाहिए। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं रिज़ाइन करके, पार्टी से रिज़ाइन करके एज ए टीचर मैं साथ दूंगा, मैंने कहा मोस्ट वेलकम। पार्टी से रिजाइन करके एज ए टीचर साइन, इट्स अ बिग। और विकास देवी कीर्ति सर, खान सर का क्या लग रहा है? विकास सर से मेरी इस मुद्दे में कोई बात नहीं हुई, उन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया मुझसे। खान सर ने एक आध रील में कुछ कुछ कहा है इस मुद्दे को लेकर, लेकिन एज सच आने की बात तो उनकी भी नहीं हुई है। नहीं हुई। ये भी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि भाई खान सर भी आवाज़ उठाएं, विकास देवी कीर्ति भी एक बड़ा देखो, नाम है। एक बात है, एक प्रॉब्लम है। हाँ। मुद्दा जब दिल्ली में है, हाँ। तो दिल्ली में हम लोग बैठे तो मोर्चा संभाल लिए। ठीक है। मुद्दा पटना में था, हाँ। रेलवे का, बीपीएससी का, वहाँ पूरा मोर्चा उन्होंने संभाल लिया था। अच्छा। तो मेरा कहना है कि हम उछल क्यों वहाँ भी जाएं, हम इधर भी आएं, हम दिल्ली भी संभालेंगे, तो उससे अच्छा अपना अपना एरिया संभाल लो। हम बीपीएससी भी संभालेंगे, ठीक हम है। आएंगे तो वहाँ पटना में रेलवे भी संभाल, अरे ठीक है, जो जहाँ वहाँ तो संभाल लो, अपना अपना एरिया संभाल लो तुम लोग। बस। तो ये क्या है ना, अनस्पोकन कोऑर्डिनेशन है। हमने कभी भी कोई ऐसा बातचीत करके वो नहीं फिक्स किया कि ये क्षेत्र तेरा, ये क्षेत्र मेरा, वो अनस्पोकन है, बस फिक्स्ड है। अभी आपने बात की कि हम पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहते इसे, लेकिन राहुल गांधी के ट्वीट्स आए, बात की उन्होंने कि हम आवाज़ को उठाते हैं, पीएम मोदी का नाम लिया ट्वीट करते हुए कि ये सरकार विफल रही एग्ज़ाम कराने में और बहुत कुछ। क्या लगता है राहुल गांधी आवाज़ उठाएंगे? देखिए, अगर संसद में ये मुद्दा उठ जाए, हाँ, तो फिर अंधा क्या मांगे दो आंखें। हम तो बस यही चाहते हैं कि भैया कोई तो उठाए, आज आप बैठे हैं, हम तो 4 साल से कर रहे हैं, कोई आ जाए मीडिया वाले, कोई तो उठा ले, कोई उठा ले, कोई उठाते ही नहीं थे। तो देखिए बात क्या है ना, हम लोग चाहते हैं कि मुद्दा उठ जाए, चाहे वो विपक्ष उठाए, पक्ष उठाए, कुछ भी, कोई भी उठाए। लेकिन आप अगर पढ़े लिखे लोगों के हिसाब से सोचिए, तो जिनके हाथ में सत्ता है उन्हीं के हाथ में सॉल्यूशन है, ये आपको अच्छे से पता है। अब अगर डीओपीटी मिनिस्टर है तो वही सॉल्व कर सकते हैं। अगर एसएससी चेयरमैन को उन्होंने बुलाया तो वो आए। हमने जब बताया कि देखिए ये प्रॉब्लम है और उन्होंने चेयरमैन की तरफ देखा, तो चेयरमैन फटाफट जवाब दे रहे थे कि हाँ, अपने आप को बचाना हो, चाहे सॉल्यूशन देना हो, चाहे कुछ भी हो। ये काम राहुल गांधी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो विपक्ष में है। जो सत्ता में है उन्होंने सारे मुद्दे इमीडिएटली निपटा दिए। उन्होंने कहा रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन उनको बुलाएंगे, अगला मीटिंग में रेलवे का देख लेंगे। ये तुरंत आधे घंटे में ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये कर देंगे, ये नहीं करेंगे, बस वो मामला खत्म हो गया। विपक्ष के हाथ में पावर तो है नहीं अभी, वो खाली क्या हो सकता है, वो हमारा साथ दे सकते हैं, इस मुद्दे को आंदोलन बनाने में साथ दे सकते हैं। अब मेरा कहना है जिसका 13 तारीख को एग्जाम है, उसको मैं यहाँ सड़क पे बिठा दूँ तो पढ़ेगा कौन? इसीलिए सॉल्यूशन हमें चाहिए। अभी हम उसको बवाल नहीं मचाना चाहते हैं। क्या आपकी अब तक सरकार के नुमाइंदों से, करीबियों से बात हुई? क्या उनके कॉल आए आपके पास, मैडम हम आपके साथ हैं, हम सहयोग कर रहे हैं, हम देख लेंगे, सांसद हो, विधायक हो, ऐसे कॉल आए आपके पास? देखिए, सांसद तो इनफैक्ट हमारे भी कुछ टीचर्स हैं, हम लोग सब कहीं कहीं अलग अलग मोर्चा संभाले हुए हैं। हमारे कुछ टीचर्स अपने क्षेत्र के सांसद वगैरह से मिल चुके हैं। कुछ सांसद हैं जिन्होंने कहा कि इस मुद्दे को हम लोगों ने साइन करके आगे बढ़ा दिया है। ठीक है। तो ऐसा है कि अगर हमारे मुद्दे आज मीडिया में पूरा है, डीओपीटी से बुलावा भी आ गया, हमें मिलने का समय भी दे दिया गया, मंत्री जी भी मिल लिए, इसका मतलब उन लोग समझ रहे हैं कि मुद्दा बड़ा है और बहुत सारे लोग अफेक्टेड हैं। तो सांसद, विधायक सब मान रहे हैं कि जो डिमांड है आपका वो तो जेन्युइन डिमांड है। कौन बोल रहा है गलत डिमांड है? कोई भी नहीं बोल रहा है। अब उसका सॉल्यूशन किसके हाथ में? सत्ता के हाथ में। तो अगर मिनिस्टर के हाथ में, तो मिनिस्टर के कान में पहुंच चुका है कि क्या प्रॉब्लम है। आज चेयरमैन को बुलाया गया है तो आप समझ लीजिए कि चेयरमैन की भी क्लास लग गई ना, ठीक है ना। तो इसीलिए अब सॉल्यूशन जो निकलेगा वो अपने पूरे बेस्ट सॉल्यूशन निकाल के देंगे, देख लेते हैं। अब मैंने सुना था कि पहले ये जवाब आया था डीओपीटी की तरफ से कि भाई गलती हो गई है एडीओपीटी की तरफ से, और पहली बार था उसका, ट्रायल था, लेकिन अब वो धीरे धीरे सही कर लेगा। कैसे देख रहे थे आप? नहीं, उस समय ये आया था चेयरमैन की तरफ से स्टेटमेंट। चेयरमैन की तरफ। तो हमारी तरफ से यही बात थी कि कोई बच्चा थोड़ी पैदा किया उनको चलाना सिखाएंगे।
चलना उन्हें सिखाएंगे, मतलब एक गलती हो गई फिर कोई वापस। बच्चा हम पैदा थोड़ी किए हैं कि उनका चलना सिखाने का भी हमारी जिम्मेदारी है। भाई आप है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, Yeah. आपके पास ऐसे होने चाहिए वेंडर्स जिनके पास करोड़ों के प्रॉपर्टीज हो, जिसमें वो करोड़ों के प्रॉपर्टीज में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके बच्चों को क्लास का एक माहौल देकर एग्जाम के लिए वो प्रॉपर सारा दे सके, इंफ्रा प्लस लॉजिस्टिक्स सारा सब कुछ दे सके। अब अगर कहोगे कि नहीं अभी तो ट्रायल कर रहे हैं, तो क्या आप फिर से 2 अटेम्प्ट हमारे बच्चों को दोगे एक्स्ट्रा? वो देने में तो ना नहीं मर रही थी इनकी, वो तो सीधा मना कर दिया। 1/1/2025 के लिए बोले, उन्होंने सीधा मना कर दिया। तो बात क्या है ना कि जब आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं दे रहे हो तो बच्चों पे इस तरह से एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते। लेकिन जब वो पहला जवाब था तो उससे लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करने की मूड में देखिए है। बात क्या है ना, जवाब वो आके मीडिया में दे रहे थे। हाँ। क्यों दे रहे थे? क्योंकि उनको देना पड़ रहा था, प्रेशर, क्योंकि अब प्रेशर बिल्ड हो गया था। तो अब आज का जो मीटिंग था, आज का मीटिंग मुझे इसलिए फ्रूटफुल लग रहा है क्योंकि देखो हमें नेताओं की तरह आश्वासन देकर नहीं भेजा गया है। बिल्कुल। ये हमें सबसे अच्छी खुशी है कि मुंह पर कह दिया गया ये नहीं करेंगे, कट टू कट जवाब मिला। कट टू कट जवाब मिल गया हमें। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। हमारे कुछ दर्शक हैं, हमारे जो छात्र हैं, नौजवान हैं, और आप ही के पढ़े हुए हैं सारे शिक्षकों के, और कमेंट्स में भी वो बार बार सवाल कर रहे थे। और जब उन्हें पता लगा कि नीतू मैम से हमारी मुलाकात होने वाली है तो उन्होंने कुछ सवाल लिखे, और उनमें से कुछ सिलेक्टेड सवाल मैं जो आपको बताना चाहता हूँ। प्रियांशी लिख रही हैं कि मेरी जैसी कितनी लड़कियाँ जिनके पेरेंट्स एग्ज़ाम दिलवाने के लिए शायद मना कर देंगे, इतना दूर सेंटर आएगा तो पूरे साल की मेहनत, ये सोचकर कि लाइफ चेंज हो जाएगी, पर जब एग्ज़ाम देने की बात आई तो पेपर भी नहीं दे सकते क्योंकि सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है। क्या गलती है उन एस्पिरेंट की? ये गलती है कि उन्होंने ऐसे लोगों को चूज़ किया जो एक तरफ विश्वगुरु बनना चाहते हैं और एक तरफ देश के अंदर ठीक से एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहे हैं। ये हमारा सबसे पहला डिमांड था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस सेंटर नज़दीक, और ये दोनों डिमांड माना गया है कि सेंटर्स दूर नहीं देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए कि 1 घंटा में जो एग्ज़ाम देना है उनको वो माहौल प्रॉपर मिलेगा। ये हमारा पहला डिमांड था जो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, ये मानी चाहिए। एक ये एडुकेटेड ट्रायल वाला था जो कि आपने उसका जवाब दे दिया है, और एक ये बड़ा ही जिस बारे में हम बात भी कर रहे थे अभी कि कहीं तबेला है, कहीं ऊपर शादी का डीजे बज रहा है, क्या ऐसे एग्ज़ाम देंगे हम? मैंने वही बोला इंफ्रा में ये सबसे पहली बात हमने उनको यही बताया। बिल्कुल। कि बगल में डीजे बज रहा है, कम्युनिटी सेंटर जहाँ शादी हो रहा है, तबेला है, और 20 किलोमीटर अंदर है, गांव में है, खेतों के बीच में है। उन्होंने कहा कि नहीं, इंफ्रा प्रॉपर इनका अधिकार बनता है, वो हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप नहीं बताएंगे कि किसको देना है। आप किसी के स्पोक्स पर्सन मत बनिए। आपका कंप्लेंट कि आपको क्या चाहिए, इंफ्रा चाहिए और सेंटर नज़दीक चाहिए, वो हम प्रोवाइड करेंगे, वो हम प्रोवाइड करवा देंगे। एक बात लिखी गई, जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे, क्या लास्ट टाइम में पढ़ाई पर ध्यान दें या बस पूरा दिन सोशल मीडिया पर देखते रहें कि क्या हो रहा है? मेंटल प्रेशर इतना है कि ना पढ़ पा रहे हैं और ना ही कुछ कर पा रहे हैं। घर की प्रॉब्लम कम थी, ये एक और नई प्रॉब्लम है। देखिए हम बच्चों को एक ही चीज़ कहते हैं कि भैया तुम्हें नहीं, हमारा भी मेंटल प्रेशर रहता है, हम भी बहुत सारी चीज़ों से जूझते रहते हैं, दिमाग चलता रहता है, वो प्रॉब्लम आया है, वो क्लासरूम में प्रॉब्लम हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, लेकिन फिर भी पढ़ाते रहते हैं क्योंकि हमारा वो मेन काम है। चेहरे से कभी बच्चा कोई समझ नहीं सकता कि हम अंदर से इतने परेशान हैं। चेहरे पे हमेशा खुशी रहती है। आपने सोशल मीडिया में मुझे देखा होगा, बच्चे भी पूछ लेते हैं कि मैडम आप इतनी खुश कैसे रह सकती हो, ठीक है ना। तो जैसे मैंने एक बार कहा था कि किसी ने तुझसे पूछा, किसी ने मुझसे पूछा कि कभी रोते हुए नहीं देखा तुझे। किसी ने मुझसे पूछा कभी रोते हुए देखा नहीं तुम्हें, मैंने मुस्कुरा के दिखा दिया। तो बात क्या है ना कि हम रो के नहीं दिखा सकते, हम अपनी परेशानियों को भी मुस्कुरा के झेल लेते हैं। बच्चों को हमने ये समझाया था, भैया तुम्हें नहीं आना, हम लोग निपट रहे हैं, तुम पढ़ाई करो। अगर डेट पोस्टपोन हो गया तो बड़ी अच्छी बात है तुम्हारे लिए, नहीं हुआ तो 5 दिन से मैंने क्लास नहीं लिया, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स से जो क्लास जिनका चल रहा है, क्योंकि वो रिकॉर्डेड को लाइव करके डाल देते हैं। अच्छा। लेकिन 5 दिन से मैंने क्लास नहीं लिया, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, कि पहले ये मुद्दा निपट ले। जब हम लोग घर के बड़े, घर के माता पिता सब लोग लगे हुए हैं तुम्हारे, तो तुम पढ़ाई करो। इसीलिए बच्चों को ये समझना चाहिए कि आपके घर की समस्या है, सारी समस्याएं हैं, तब भी तुम लोग पढ़ रहे हो। इन समस्याओं को तुम लोग छोड़ो, क्योंकि तुम लोग बैठे हो गांव में, बिहार में, यूपी में, राजस्थान में,
तुम लोग वहाँ से दिल्ली नहीं आओगे, हम लोग दिल्ली में जो बैठे हैं हम लोग मिलकर सोल्यूशन निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं, तुम लोग क्या कर लोगे? तो सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है रात में एक बार देख लो कि क्या क्या हुआ है और दिन भर पढ़ाई करो। बिल्कुल। डेवलपमेंट जो है मैम आप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी उन्हें बताती रहती हैं। हाल ही में जब DOPT की मीटिंग हुई तो उसके बाद भी आपने सब कुछ पहुंचाया बच्चों तक, सारी जानकारी पहुंचाई। लेकिन अब एक और ये लगा कि एक और सवालिया निशान लग गया कि आपने शुरू में रेलवे की आवाज़ को नहीं उठाया, SSC की कोई बस बार बार हाईलाइट किया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, और ऐसे शुरुआत में ये वाला ठप्पा लगा। देखिए बात क्या है ना, ये सारी जो आग लगी थी हाँ, रेलवे की, वो पूरा मुहिम चला था बिहार की तरफ। ओके, ठीक है, फिर इस मुद्दे को सोशल मीडिया में उठाया गया रेलवे के प्रॉब्लम्स को, दिल्ली के टीचर्स के द्वारा भी। लेकिन जब ये फेज 13 का एग्जाम हुआ ना SSC का, हाँ, तो ये वेंडर चेंज होने के बाद पहला एग्जाम था। यस। तो जब पहला एग्जाम था और उसमें जब प्रॉब्लम हुआ तो सारा ध्यान फिर SSC की तरफ आ गया कि भैया ये कौन सा वेंडर आ गया, कौन सी बला आ रही है? गांव तबेले में ये सेंटर दे रहा है, ये क्या हो गया, 1000 किलोमीटर दूर भेज दे रहा है, ये क्या हो गया। तो सारा जो फोकस था वो SSC पे आ गया। तो आप एक चीज़ देखिएगा, अगर आप कहीं पर किसी थिएटर में भी जाते हैं ना, तो लाइमलाइट एक ही होता है जो कभी इधर दिखाता है कभी इधर दिखाता है। तो आप सोचोगे नहीं दोनों की तरफ एक साथ फोकस हो तो कोई ना कोई एक हीरो बन के निकल आता है। लेकिन हम SSC में भी पूरी कोशिश किए कि SSC के साथ साथ, क्योंकि आज जो मीटिंग थी हमारी वो सिर्फ SSC से रिलेटेड होने वाली थी, क्योंकि SSC का मुद्दा ही ज़्यादा उठा हुआ था, लेकिन हमने पूरी कोशिश की हम रेलवे को भी लेकर चले, रेलवे को भी कवर कर पाएँ। अब एक आरोप ये भी है कि भाई आप लोग आपदा में अफसर जैसा काम कर रहे हैं। आपदा में अफसर मतलब एक शिक्षक हैं जो हाल ही में 99 रुपीज़ में अपना लॉन्च कर रहे हैं कोर्स। मतलब क्या ये आपदा में अफसर जैसा था या? देखिए बात क्या है ना, जो आप कह रहे हैं कि टीचर ने आपदा में अफसर उठा लिया, तो ये बहुत लोग बोल रहे हैं। अब उनका कहना है कि मैम हम लोग को कोचिंग माफिया बोला गया, इसलिए हमने ऐसी फीस ली कि इसमें कहीं से माफिया का ठप्पा नहीं लगेगा। तो बेसिकली क्या है ना कि हम माफिया नहीं हैं, ये हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। आप बताओगे, जैसे कभी भी आप जब आरोप किसी पर लगाते हो तो प्रोसिक्यूशन का काम होता है ये प्रूव करना कि आप गलत हो। ठीक है ना, हम बेगुनाह तो है ही, कानून मान के चलता है कि आप बेगुनाह हैं जब तक कि प्रूव्ड नहीं हो कि आप गुनाहगार हो। अब हम बार बार से देखो देखो हम कोचिंग माफिया नहीं है, देखो हम कोचिंग माफिया नहीं है, हम अपनी फ़ीस कम कर दी है। भैया फ़ीस तो ऐसे ही कम है। दूसरी बात है कि जो सारे टीचर्स रेलवे के हैं वो ऐसे भी नाराज़ हुए पड़े थे कि आप लोग सब जो जा रहे हो, जो कर रहे हो, हम लोग को भी, हम लोग हमारे भी इश्यूज उठाओ साथ में। ठीक है, अब आप एक तो सारे टीचर्स जब यहाँ आ गए तो हम लोग तो, जैसे मैं इस मुहिम को लीड करने के मूड में नहीं थी, लेकिन पहला दिन पहले घंटे में हो गई डिटेन्ड सामने, बिल्कुल सेंटर में थी मैडम नीतू, हम हो गए पहले डिटेन्ड। ठीक है, अब हमें तो पता ही नहीं कि फिर क्या हुआ, क्योंकि मेरा मोबाइल मेरे पास था नहीं। रात तक सारे टीचर्स इधर उधर भटकते रह गए। अब एक तो ये सारी चोट, दूसरी बात है SK झा सर एक है, उनको बीमार पड़ गया, उनको फूड पॉइजनिंग हो गया। एक तो बरसात का मौसम, बाहर का खाना खाए तो उनको फूड पॉइजनिंग हो गया, वो बीमार पड़ गया अच्छा खासा। अब इस बीच रिफॉर्म के नाम पर ही बैच लॉन्च उन्होंने कर दिया राकेश यादव सर ने, तो वे थोड़ा सा तो टीचर को नाराज़गी है कि आपदा में अफसर का एक एग्जाम्पल है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने कोई बैच वैच लॉन्च नहीं किया है, इसीलिए मुझे पहले बोल दिया अपन ने कोई कुछ नहीं किया है। इसीलिए जिन्होंने किया है आप उनसे बात करिए। तो ये बात थी, क्योंकि ये साफ तौर पर स्टूडेंट्स भी कहने लगे कि भाई किस तरह से आप इस समय में, वो भी एक तरफ आंदोलन आप कर रहे हैं, लीड रोल में हैं आप, पूरी बातें स्टूडेंट्स के सामने रख रहे हैं, DOPT के लोगों के साथ बैठ रहे हैं और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसी बीच खबर आती है कि 99 रुपीज़ में फलाने शिक्षक आके लॉन्च कर दे रहे हैं। ये बात तो आई थी सामने उसी समय। तो अब ये क्या लगता है, ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? कौन कौन सी परीक्षाएं और हैं जिनका नाम अब सामने आएगा? अभी स्टेनो का एग्जाम होने वाला है, हाँ, उसके तुरंत बाद CGL का एग्जाम होगा, और उसके बाद पूरा SSC का कैलेंडर है। तो अभी देखना पड़ेगा कि स्टेनो का एग्जाम है, क्योंकि बच्चे तो कम ही है। अब CGL में असली टेस्ट होगा कि CGL में भी ये सारे प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगे, और
उसके बाद क्या होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। हालांकि जो हमारे 2 डिमांड्स थे कि एक तो एडिक्विटी को हटाया जाए और एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए, जो 2 मेन डिमांड्स थे वो नहीं माने गए हैं, वो बिल्कुल नहीं माने गए। और उन्होंने कहा कि आपकी जो समस्या है वो हम डील कर रहे हैं, हाँ। आप हमें नहीं बताओगे हम किसके थ्रू करेंगे। तो बात तो सही है कि आप अगर होटल में हैं तो आप होटल में कहोगे भाई हमें ऐसा पानी चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा रूम चाहिए। हाँ। आप ये नहीं कहोगे कि आपका स्टाफ कौन है, हमें वही स्टाफ चाहिए, उसी से सेवा चाहिए, ये आप नहीं तो कह सकते। हाँ, तो वो नहीं कह सकते। तो उन्होंने कहा ये आप नहीं कहिए, आप अपनी फैसिलिटीज़ क्या चाहिए बताइए, हम पूरा करेंगे, किससे करेंगे वो आपको मतलब नहीं होना ये चाहिए। शिक्षकों पर लाठीचार्ज वाला पहली बार आप देख रहे हैं या आपकी अब तक की जर्नी में पहले भी ऐसा नहीं, हुआ? ये हमारे साथ पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ? पहले बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ हम लोग 2013 वगैरह में उतरे हैं। 17 में ऐसा हुआ? 17 में भी बहुत सारे बच्चे आ गए थे, लेकिन इस बार हमने बच्चों को पीछे रखा कि भाई तुम लोग मत आओ। लेकिन फिर भी शायद कम की संख्या में थे इसलिए उठा लिए गए। कम संख्या में तो इसलिए उठा लिए गए। ऐसा ही होता है, कम संख्या में रहते तो उठा लिए जाते हैं, ज़्यादा संख्या में होते तो आपको उठाया नहीं जाता है, फिर आप आपसे उन्हें बात किया दवा जाता है। दिया करते। एक और सवाल था कि एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कितनी बड़ी मुश्किल है? गंदी चीज़ है यार, घटिया चीज़, 2 कौड़ी की चीज़। नॉर्मलाइजेशन के बाद पता ही नहीं चलता कि आपके मार्क्स क्या होंगे और क्या हुए और क्यों हुए। 2 कौड़ी की चीज़ है नॉर्मलाइजेशन, और खासकर मेंस में इन्होंने जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कर दिया, 2 दिन एग्ज़ाम कर दिया, उसके कारण नॉर्मलाइजेशन का तो पता नहीं ऐसा खेल हुआ है कि समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। जो 340-45 वाले बच्चे उनका सिलेक्शन नहीं, जो दूसरे शिफ्ट में 280-90 वाले थे उनका सिलेक्शन हो गया। पता नहीं, नॉर्मलाइजेशन में तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो कब तक रहेगी ये नॉर्मलाइजेशन वाली समस्या? इस पर बात हुई? सबसे देखिए मेन क्या है ना, हाँ, प्री में नॉर्मलाइजेशन तो समझ में आता है, समझ आया। मेंस में आपको 2 शिफ्ट करने की क्या मतलब था। इस बार तो इसी बात को मैंने उठाया ना कि मेंस 1 शिफ्ट में हो। हाँ, 1 शिफ्ट में हो, उन्होंने कहा बात की बात है, मतलब उस पर कोई बात ही नहीं करनी, नॉर्मलाइजेशन होता रहेगा, मतलब साफ है। देखिए नॉर्मलाइजेशन तो होता रहेगा, हाँ, मेरा कहना है भैया प्री में कर दो। प्री में समझ आता है। नॉर्मलाइजेशन प्री में भी बहुत गंदे तरीके से हुआ, लेकिन मेंस में तो उन्होंने बिल्कुल बंटाधार कर दिया, 2 शिफ्ट में बांट दिया। अच्छा, 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने का कोई मतलब ही समझ में नहीं आया। हाँ। भाई प्री में आप इतने 30 लाख बच्चों से निपट रहे हो, मेंस में तो बहुत कम बच्चे हैं। हाँ। तो उनको तो एक ही शिफ्ट में एक ही टाइम में खत्म कर सकते हो आप, लेकिन नहीं, उसमें भी कुछ उनको करना था ऊपर नीचे, इसीलिए उन्होंने 2 शिफ्ट में एग्जाम लेके, और ज़्यादा सिलेक्शन 80% बच्चे एक ही शिफ्ट सेलेक्ट हुए हैं। ओह गॉड, 80% बच्चे, आप समझ सकते हैं, मतलब लाखों करोड़ों बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। और उसके इसीलिए मेंस का मुद्दा तो मैंने उठाया, तो उन्होंने अभी उस चीज़ को लेने से मनाही कर दिया। उन्होंने। अब एक सवाल और, आखिरी सवाल ये कि उन माँ बाप की आंखें, वो बच्चे जो मिडिल क्लास से आते हैं, और जितने ज़्यादा, जो लाखों करोड़ों की संख्या है उसमें ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो लाखों करोड़ों की संख्या जो है उसमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उससे थोड़ा सा ऊपर भी जा सकते हैं हम, गांव से बच्चे आते हैं, और जब उनका लास्ट अटेम्प्ट होता है, वो लास्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों पर क्या गुजरेगी जबकि, और उनमें से कुछ बच्चे इस 6 महीने के अंदर आ जाते हैं, 1 अगस्त से 1 जनवरी के बीच में। उसके लिए आज मैंने बहुत बोला। उन्होंने सीधा कह दिया सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम 13 तारीख को है, अगर हम ये चीज़ अलाउ करेंगे तो फिर से फॉर्म भरा जाएगा, फिर से वो सारा प्रोसेस होगा। मैंने कहा सर वो दे दिए होते तो क्या प्रॉब्लम होता। फिर उन्होंने वही जो एक नोटिस था DOPT का 1 अगस्त और 1 जनवरी क्यों कब होगा, उसका हवाला दे के उन्होंने उसे भी वो ख़त्म कर दिया। इनफैक्ट क्या है ना, एक ही बात को आप बहुत बार बोलेंगे तो मिनिस्टर फिर सीधा कह दिए कि ये मामला हो गया, ही हैज़ आंसर्ड, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। तो फिर आप मंत्री जी के सामने बैठे हैं, ज़्यादा चू चपड़ नहीं कर सकते, वरना जो मानी गई हैं अब तक, कहीं वो भी मार के निकाल दिए, कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। देखो बात क्या है ना, हाँ, जिनके हाथ में पावर है, ओके, आपका काम है कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ लेके आ जाइए। हाँ। अपने लिए तो क्या है ना, कोई बात नहीं मिलेगा, बात देखा जाएगा, लेकिन अभी आप किन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैंने देखा है, मेरे जो लॉयर थे, हाँ, वो कोर्ट के सामने, कोर्ट डांट रही थी मुझे, वो सॉरी वो पीछे चले जा रहे थे। मुझे तो यार क्या इनकी कोई इज्जत नहीं है। उनका यही कहना था कि भाई अभी मुझे काम था तुम्हें बचाना, मेरी इज्जत बाद में गई, मेरी इज्जत अभी भाड़ में गई क्योंकि मुझे तुम्हें बचाना था। मेरा अभी अपना नहीं मुद्दा था, मेरा था कि
अगर मेरे 2 बच्चों का मांग नहीं माना जा रहा है और 8 बच्चों का मांग माना जा रहा है, अगर हम ज़्यादा इसमें अड़ेंगे तो लात मार के निकाल दिए जाएंगे, फिर ये भी चला जाएगा हाथ से। तो हम ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सीधा स्ट्रेट अवे, आप देख लेंगे इंग्लिश बाय नीतू मैम पे अभी मैंने दिया है, मैंने ईमानदारी से बता दिया, ये मांगा गया माना गया, ये नहीं माना गया माना गया, ये माना गया। ये मैंने देखा, बिल्कुल क्लियरिटी से आपने कहा ये माना गया, ये मांग नहीं मानी गई, और साथ में लास्ट में आपने हाथ जोड़कर कहा कि भाई नहीं हो पाया, क्या कर सकते हैं, नहीं हो पाया, माफ़ी मांग लिया। जो हम नहीं कर सके हाँ, उसके लिए तो माफ़ी मांगना ज़रूरी है ना, क्योंकि बच्चों को जो उम्मीद थी, निगाहें आप तो वो आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके आ गए, लेकिन बहुत सारे नहीं हो पाए, अब कैसे क्या कर लेंगे बताइए। आखिरी सवाल ये कि क्या मैडम नीतू के साथ स्टूडेंट लाइफ में पहले अब जो हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ वो ऐसा हुआ? मैं टीवी में होता तो कहता कि देश जानना चाहता है नीतू मैडम के साथ क्या उनके छात्र जीवन में ऐसा हुआ? देखिए, आप उस समय तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अब 2013, 14, 15 में आ जाइए। ठीक है। एग्ज़ाम होते थे ऑफलाइन, हाँ, आउट हुए थे पेपर्स, और वो मुझे पता चल गया था, और वो मैंने बता दिया सबको कि लो पेपर आउट हो गया। अच्छा, सिर्फ इसीलिए कि वो पेपर कैंसिल हो, क्योंकि पेपर आउट हो गया। अच्छा, लेकिन जो एग्ज़ाम्स आउट नहीं हुए, अब वो कैसे होते थे मैं बताती हूँ। वो होते थे गवर्नमेंट स्कूल्स में। गवर्नमेंट स्कूल्स में सील्ड पेपर्स आते थे, जो गवर्नमेंट टीचर्स जो होते थे वो खोलते थे। वहाँ जो इन्विजिलेटर्स होते थे गवर्नमेंट टीचर्स होते थे। अगर किसी एक रूम में कोई प्रॉब्लम हो तो वो टीचर नप जाता, और उनकी थी सरकारी नौकरी, वो नौकरी सीधे नौकरी पर सीधे सवाल। तो वो एक रेस्पॉन्सिबल तरीके से, प्रॉपर रेस्पॉन्सिबल तरीके से ये चीज़ें पूरे कंप्लीट कंडक्ट होती थी। अब अगर आप कहोगे कि आपके समय में, तो मैं आपको सीधा अभी 2025 से, मैं 2015 की बात बता रही हूँ, मैं सिर्फ 10 साल पहले की बात बता रही हूँ। हाँ, उस समय प्रॉपर तरीके से सब कुछ होता था, लेकिन जब कुछ पेपर्स आउट हो गए, हाँ, तो फिर हुआ कि ऑनलाइन कराना ठीक है। ठीक है। अब ऑनलाइन में भी बहुत सारी समस्याएं हुई कि बाहर से ही कंप्लीट हाईजैक हो जा रहा है, आपके माउस वगैरह, सर्वर वगैरह कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ। तो इस बार इन्होंने कहा कि नहीं, क्लिक बाय क्लिक मॉनिटर होगा सब बच्चों का। अच्छा, तो इन लोगों ने प्रॉपर कोशिश हो रही है। हालांकि देखा जाए तो होता है ना, आप से शेर हो तो दूसरा सवा शेर हो, तो वो चीज़ें हैं कि इधर से जितना आगे बढ़ते हैं तो हैकर्स भी थोड़ा उतना ही आगे, वो भी एडवांस्ड होते जा रहे हैं। तो वो चोर सिपाही का खेल चलता रहता है, और मुझे लगता है वो तो परमानेंट चलता रहेगा। आपने जब एग्जाम दिया था वो समय कैसा था, मतलब उस बारे में ज़रा बताइए, बहुत पीछे जाकर। उस समय जो होता था, हाँ, उस समय भी सरकारी नौकरी ऐसी कोई बहुत खास वैकेंसीज नहीं होती थी। लेकिन आपको बता दें, उस समय भी हम जैसे लोग थे जो बहुत फेमस नहीं थे, लेकिन जो तैयारी करवा रहे थे। हम बहुत छोटे शहर के थे, हम बस जो घर में तैयारी कर लिए और एग्ज़ाम देने चले गए हज़ारीबाग तक, उससे ज़्यादा हम लोग की औकात नहीं थी। हम वहाँ जो बुक्स मिलते थे दुकान वगैरह में, वो ला के पढ़ लेते थे। उस समय इस तरह से ऑनलाइन सोशल मीडिया, यूट्यूब, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ऐप्स, ये सब नहीं थे जो घर बैठे तैयारी कर सकते थे। घर से बाहर आकर पढ़ाई। अब बच्चों के पास घर बैठे तैयारी करने का ऑप्शन है, ऑफलाइन की तैयारी का ऑप्शन है, बहुत बढ़िया टीचर्स है जो उनको पता है, ये ऐसे एजुकेशन में कोचिंग सेंटर्स, वो उनको पता है, उनको तैयारी करने के लिए ये स्टडी मटेरियल है, ये पब्लिकेशन है, सब कुछ उनको पता है। इंग्लिश पढ़नी है तो केडी आना है, ये पता है। नहीं, इंग्लिश पढ़नी नहीं, पूरी एग्जाम की तैयारी करनी है तो केडी आना है। पब्लिकेशन है हमारा केडी पब्लिकेशन, लाइव है हमारा केडी लाइव। तो अब क्या है ना, इनके पास फैसिलिटीज़ बहुत है। बहुत। उस समय हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं लेकिन होता था आपके सर। टाइम फैसिलिटीज़ नहीं थी, उस दौरान भी एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ, पेपर लीक के मामले तो नहीं आते थे। अब जब हम इतना आगे बढ़ गए, फिर अगर आप ये कहोगे तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। ओके। मेरे क्लास में एक लड़का था, हाँ, जिसको जब मौका मिला जाके बाहर से MBBS करने का, ठीक है, तो उस दिन मैं थोड़े से डिप्रेशन, हालांकि मेरे को डिप्रेशन वर्ड मालूम नहीं था, लेकिन मैं 2-4 दिन तक डिप्रेशन में रही। अब पता चला कि वो डिप्रेशन था। उस समय मुझे लगता था मैं कितनी दुखी हो रही हूँ कि वो चला गया बाहर MBBS करने, मेरा 3-4 मार्क्स से छूटा है तो मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। वो बाहर से गया MBBS किया। फिर हमारे एक क्लास में एक लड़के का PO में हो गया था बैंक में, तो एकदम तुरंत क्वेश्चन मार्क लगा था कि इस गधे का कैसे हो गया।
ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये, और सबके साथ होता है जब पास वाला निकल जाए और हम बैठे। लगा कि भाई हम लोग इतने इंटेलिजेंट में क्लास में बिना पढ़े भी सेकंड रैंक लाती थी, मुझे लगा इसका कैसे हो गया। तो देखिए अब सवाल नहीं उठा रही हूँ मैं, अब यह है कि ऐसा नहीं है सच कि अभी कुछ हो रहा है या 10 साल पहले हुआ, ये परमानेंट है। तो ये आटे में नमक के बराबर तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि हैकर्स भी एडवांस हो रहे हैं। Advance। अगर आप टेक्निक एडवांस ला रहे हैं ये सब hackers चीटिंग भी रोकने का, तो advance। हैकर्स भी एडवांस हो रहे हैं। तो ये चोर सिपाही का खेल चलता रहेगा। लेकिन ये अगर मास में होने लगे और इस तरह से 50% बच्चे एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ दिस जो ये प्रॉब्लम है इनका सेंटर लोकेशन का, हो गया। तब मिसमैनेजमेंट से किसी को आप अगर बाहर कर दो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो ये सारे सवाल थे जिनके आपने जवाब दिए। केटी के बारे में भी बातचीत हो चुकी हैं। अब मैडम की लाइफ को लेकर अगर बात करेंगे तो ये सिलसिला बहुत लंबा चलेगा। उसके लिए फिर कभी इत्मीनान से बैठना होगा। मैडम की स्ट्रगलिंग फेस हो गया, कॉलेज, स्कूल, परिवार, कैसे मुश्किलें आती हैं, लाइफ, सब कुछ जानने के लिए आगे का इंतजार करना होगा। लेकिन आज जो जवाब दिया आज मैं माफ़ी चाहती हूँ, आज इन्होंने बहुत देर तक मेरा इंतज़ार किया और मैं डीओपीटी में बहुत देर तक फंसी रह गई। लेकिन मैं सीधा स्ट्रेट अवे आके आधा घंटा आपसे समय मांगा और फिर उसके बाद आपके पास आ गए। आई एम वेरी ये सॉरी। तो हमारा धर्म भी है कि हमें संयम रखना होता है एज अ रिपोर्टर भी, जर्नलिस्ट भी, और ये हमारा कर्म है कि हम चीज़ों को सामने रखें। धर्म और कर्म हमारे यही हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। स्टूडेंट्स की बातें मैंने आपके सामने रखी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।